हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संसाधन का क्या अर्थ है। संसाधन का क्या अर्थ है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध होनी चाहिए और वो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में यूज़ होनी चाहिए, उसे हम रखेंगे संसाधन की श्रेणी में। और क्या विशेषताएं होनी चाहिए संसाधन बनने के लिए? उसके लिए प्रौद्योगिकी भी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए और आर्थिक रूप से संभाव्य यानी कि वो आर्थिक रूप से भी उपयोगी हमारे लिए होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य यानी हमारा समाज उसके उपयोग को मान्यता देता हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इन सब पॉइंट्स को और डिटेल में। तो संसाधन की श्रेणी में हमने किसे रखा? वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारे पर्यावरण में क्या क्या उपलब्ध है? हमें लोहा, सोना, चांदी, कोयला, जल संसाधन, कितने प्रकार के खनिज, भूमि संसाधन, ये सब क्या है? संसाधन है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए इसके लिए? कि इनका यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो। अब लोहा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो और हमारी आवश्यकताओं को भी ये पूरा करता है, लेकिन यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी कि इसको हम धरती से कैसे निकालें और फिर उसको मेल्ट करके किस प्रकार से हम यूज़ करें अलग अलग सामान बनाने के लिए, तो हमारे पास किसी उपलब्ध वस्तु का प्रयोग करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उसे हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो जो वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसके लिए तकनीक उपलब्ध है, उसे हम रखेंगे संसाधन की श्रेणी में। और क्या विशेषता होनी चाहिए? वो वस्तु आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से भी उपयोगी होनी चाहिए। अगर हम लोहा निकाल रहे हैं धरती में से और उससे हम खिड़कियां, दरवाजे, सामान बना रहे हैं, लेकिन वो लोहा हमें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अगर हम उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 1 किलो लोहा निकल रहा है, तो ये आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, संभव ही नहीं है हमारे लिए फिर इस धातु का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से भी हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी कि हमारा जो समाज है वो उसके प्रयोग को मान्यता देता हो। जैसे कि हमारे समाज में कुछ चीज़ों को पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में पीपल का वृक्ष, तुलसी, बरगद, इन्हें पूजनीय माना गया है। तो इनका हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते कि इनसे हम फर्नीचर बनाएं या कुछ और सामान बनाएं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती है जो पूजनीय है। यदि किसी पत्थर को भी समाज के कुछ लोगों ने पूजनीय बना करके रख दिया है, तो उसका सड़क निर्माण के लिए हम पत्थर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो संसाधन की श्रेणी में हम उसी वस्तु को रखेंगे जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। अलग अलग कैटेगरीज में इनका वर्गीकरण किया गया है। 4 आधारों पर संसाधनों को आगे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने इन्हें 2 भागों में बांटा है, जैव और अजैव। डिटेल में हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की कैटेगरी में रखा गया है। और विकास के स्तर के आधार पर हमने इन्हें रखा है संभावी, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देख चुके हैं कि हमने इन्हें जैव और अजैव 2 प्रकार में बांटा है। तो जैव संसाधन वो हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, यानी जो सांस लेते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणीजात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा में पाए जाने वाले जानवर, जल में रहने वाले जीव जंतु, तो ये क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टानें और धातुएं।
समाप्ति के आधार पर संसाधनों को हम आगे दो कैटेगरीज में रखेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ये संसाधन हम एक निश्चित समय अवधि में फिर से बना सकते हैं, ये समाप्त नहीं होंगे, इनका चक्र चलता रहता है। जैसे वायु, जल इत्यादि, सौर ऊर्जा को भी हम इसमें रख सकते हैं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, इन्हें हम फिर से बना सकते हैं। जैसे जल है, अगर अशुद्ध हो गया उसको हम रिसाइकिल करके फिर से शुद्ध कर सकते हैं। जल से हमने एक बार बिजली बना ली, उसको हम फिर से बिजली बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बाद में इकट्ठा करके उस पानी को फिर से हम ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, फिर गिराएंगे, टरबाइन घूमेंगे तो बिजली पैदा होगी। और सौर ऊर्जा भी जब तक सूर्य रहेगा इसका भंडार हमारे पास प्रतिदिन बना रहेगा। हमने एक दिन सौर ऊर्जा स्टोर की और अगले दिन हम फिर उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार पवन से जो पवन चक्कियाँ चलती है, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में जब तक ज्वार भाटा आता रहेगा, पानी की लहरें ऊपर नीचे उठती रहेंगी, ज्वारीय ऊर्जा बनती रहेगी। तो नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम फिर से बना सकते हैं एक निश्चित समय के भीतर, और इन पर ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयोग के बाद ये संसाधन समाप्त हो गए, एक बार प्रयोग के बाद ये संसाधन समाप्त नहीं होते। दूसरी कैटेगरी है इसमें अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें एक बार हमने उपयोग कर लिया वो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा हम इन्हें उपयोग में नहीं ला सकते। इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण और विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद हुआ है, यानी लाखों करोड़ों सालों में ये संसाधन बने हैं। जैसे खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयले को हम एक बार जलाएंगे, समाप्त। पेट्रोल गाड़ी में डालकर गाड़ी चलाई, खत्म, उसको हम फिर से बना ही नहीं सकते। जमीन के अंदर इन चीज़ों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अगली कैटेगरी है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। वो संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे किसी किसान की ज़मीन, घर आदि, किसी का दुकान, किसी की गाड़ी, ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन। इनका स्वामी कौन होगा, इनका मालिक कौन होगा, एक व्यक्ति होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव की साझी भूमि, इसमें हम गांव के चरागाह ले सकते हैं जहाँ पशुओं को चराते हैं, गांव की चौपाल जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, गांव के साझे तालाब। तो एक समूह का स्वामित्व हो जिन संसाधनों पर, वो क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, उन्हें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये कहलाएंगे। हमने पढ़ा कि एक देश की सीमा के अंदर जो भी संसाधन पाए जा रहे हैं वो कहलाएंगे राष्ट्रीय। चाहे यहाँ खनिज है, भूमि है, जल है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय 200 मील से जो संसाधन बाहर हैं वो क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इसके बाद हमने कैटेगरी बनाई है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। किस स्तर तक संसाधनों का विकास कर लिया गया है, इसके आधार पर है यह वर्गीकरण। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावना है कि उन्हें भविष्य में प्रयोग कर लिया जाएगा। जो विद्यमान है लेकिन उपयोग नहीं किया गया वो क्या कहलाएंगे, संभावी संसाधन कहलाएंगे।
फिर है विकसित संसाधन। विकसित कौन से हैं? जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडारित संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच के बाहर हो गए हैं, यानी कि ये हमारे पास भंडार के रूप में तो उपलब्ध है, लेकिन इनके यूज़ की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, ये कहलाते हैं भंडारित संसाधन। फिर है संचित संसाधन। संचित संसाधन वे हैं जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के कारण उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे पास पर्यावरण में हाइड्रोजन उपलब्ध है, लेकिन अभी हमने इसका यूज़ गाड़ियों में करना आरंभ नहीं किया है, तो यह क्या कहलाएगा? संचित संसाधन कहलाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। तो इसमें अब तक हम पढ़ चुके थे संसाधन क्या है और इसका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण। अब हम देखेंगे संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो संसाधन नियोजन क्या है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में जरूरी है। नियोजन यानी कि प्लानिंग, हमारे पास जो सीमित मात्रा में संसाधन है उनसे हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम नियोजित ढंग से एक प्लान्ड वे में प्लानिंग करके इन संसाधनों का प्रयोग करें। तो भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जाता है? भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है। यानी हमारे पास जो सीमित मात्रा में भूमि है, खनिज है, जंगल है, इन सब संसाधनों का हम बेस्ट यूज़ कर सकें, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम संसाधन नियोजन करें। तो संसाधनों की मदद से हमारा समुचित विकास हो, अधिकतम विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम विकास की योजना बनाएं, योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखें। हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, हमारा मानव कौशल क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है मानव संसाधन की, और संस्थागत बातें यानी कि जो हमारी सरकार है और उसकी जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब आपस में मिलकर तालमेल करके संसाधनों का नियोजन करें। तो टेक्नोलॉजी का, कौशल का और संस्थाओं का आपस में तालमेल होना जरूरी है। और हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तब से ही हम संसाधन नियोजन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सीमित संसाधनों से देश का समुचित विकास तभी हो पाएगा जब हम संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करेंगे। तो भारत में संसाधन नियोजन में किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं? पूरे देश के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। हमारे देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनकी पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और उपयुक्त कौशल यानी कि जो भी हमारे पास मानव संसाधन है उनकी स्किल्स, उनकी क्षमता के द्वारा, और जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और संस्थागत ढांचे यानी कि सरकार के जो भी अलग अलग विभाग हैं उन सब का सही इस्तेमाल करते हुए हम नियोजन का ढांचा तैयार करेंगे, एक रूपरेखा बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। संसाधन नियोजन और विकास के बीच सही तालमेल बैठाना, यानी कि हम संसाधनों का नियोजित ढंग से प्रयोग करें और हमारा जो विकास नियोजन है, विकास के लिए जो हम योजनाएं बना रहे हैं, इनके बीच में उचित तालमेल हो। तो ये संसाधन नियोजन में ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर है संसाधनों का संरक्षण, कि हम संसाधनों को किस प्रकार से बचाएं। संसाधनों का उचित प्रबंधन, ताकि जल, भूमि, वनस्पति और मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। संसाधन संरक्षण में हम क्या करेंगे? जो सीमित मात्रा में संसाधन है उनका उचित प्रकार से उपयोग करना।
अब हम देखेंगे भारत में भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो बाकी के प्राकृतिक संसाधन है जैसे वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, मनुष्य की बाकी सभी आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सब किस पर आधारित हैं? भूमि पर ही आधारित हैं। तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि खेती योग्य भूमि की भी कमी आ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें भवन निर्माण के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और भी बहुत सारे विकास कार्य करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। इसके साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम जो वनों का विस्तार है उसे भी उचित मात्रा में भूमि पर बनाए रखें। तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, इसके लिए हम और भूमि कहाँ से लेके आए? उसे हम और बना तो नहीं सकते। जो सीमित मात्रा में हमारे पास भूमि है उसे ही हमें इस तरीके से यूज़ करना होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो हम देखेंगे भारत में भूमि उपयोग का क्या प्रारूप है। भारत में लगभग जो 43% है भू क्षेत्र वो क्या है? मैदान है। 43% जो भूमि है वो मैदानी है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% भूमि पर क्या है? पर्वत है, पर्वतीय भूमि है। और यहाँ 12मासी नदियाँ यानी कि जो पूरा साल बहने वाली नदियाँ हैं वो बहती है। पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ये जो 30% भू क्षेत्र है वो हमें पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और यहाँ 12मासी नदियाँ बहती है। और यह पारिस्थितिकी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वर्षा का, हवा की शुद्धता का ये बैलेंस बनाए रखते हैं। और लगभग 27% जो हिस्सा है वो क्या है? पठारी है, पथरीला है। इसमें क्या पाए जाएंगे? खनिज, जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल ये पाए जाते हैं। और वन, ये वनों का अपार संचय कोश है। तो ये हमारे भारत में जो अलग अलग प्रकार के भूमि प्रारूप पाए गए हैं, मैदानी, पर्वतीय और पठारी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और भू उपयोग, हम अपनी भूमि का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। भू उपयोग क्या है? भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो भूमि उपयोग क्या है? भूमि का अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग करना। अलग अलग आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी? कृषि, उद्योग, सड़कें, कारखाने, कुछ भी हो सकता है। और ये भूमि का जो उपयोग है हम किस आर्थिक उद्देश्य के लिए उपयोग करें, ये अलग अलग तत्वों पर निर्भर करेगा कि वहाँ भूमि किस प्रकार की है। वहाँ जंगल ज़्यादा है, पठारी भूमि है, समतल है, वहाँ आसपास पानी उपलब्ध है या नहीं। तो ये भूमि उपयोग बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है? वन। वन क्या होगा? पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। तो जहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा होगा उसे हम आर्थिक रूप से इस प्रकार से उपयोग कर सकेंगे, जैसे फर्नीचर के लिए या फिर जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो भूमि कृषि के लिए यूज़फुल नहीं होगी, बंजर होगी, कृषि अयोग्य भूमि होगी, वहाँ हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। और परती भूमि, परती भूमि वो होती है जिसे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए ना की गई हो। तो इसे तो हम आने वाले समय में खेती के लिए ही यूज़ करेंगे। अन्य परती भूमि जहाँ खेती 1 वर्ष से ज़्यादा समय से और 5 साल से कम समय के लिए ना की गई, तो 1 से 5 साल के लिए जो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, इसे हम कृषि के लिए भी और अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि
अन्य कृषि योग्य भूमि में हम क्या शामिल करेंगे? स्थायी चरागाहें, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों और उपवन के अधीन भूमि, इसे हम कहेंगे अन्य कृषि योग्य भूमि में शामिल करेंगे। और कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या अधिक समय से खाली हो, उसे हम अन्य कृषि योग्य भूमि में ही शामिल करेंगे। यानी कि ये भूमि कृषि योग्य लेकिन ये अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो वर्ष में एक बार से अधिक बोया जाए उसे क्या कहा जाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाएगा। ये मुख्य रूप से कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाली भूमि है। भारत में भूमि उपयोग के भू उपयोग के प्रारूप के प्रकार। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति यानी कि वहाँ भूमि समतल है, पर्वतीय है या पठारी है, किस प्रकार की वहाँ भूमि है, वहाँ की मृदा कैसी है, हम आगे मृदा के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। वहाँ रेतीली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है या फिर समशीतोष्ण है। जलवायु पर भी वहाँ की भूमि का उपयोग निर्भर करता है। और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या का घनत्व कैसा है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ अधिक उद्योग लगाए जाएंगे, अधिक सड़कों की आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिक क्षमता, टेक्नोलॉजी का लेवल किस स्तर तक का है, यदि प्रौद्योगिक क्षमता अच्छी है तो हम बंजर भूमि को जो पर्वतीय भूमि है या फिर वनों वाली भूमि है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। संस्कृति और परंपराएं, किसी भी समाज की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, किस प्रकार के भूमि उपयोग को वो मान्यता देते हैं। तो समाज की परंपराएं भी किसी देश विशेष में भूमि के उपयोग को निर्धारित करती है कि किस स्थान पर भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, ये समाज की मान्यताएं भी निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण के कारण। पहले तो हम ये जान लें भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि की गुणवत्ता में कमी आना किसी भी कारण से। निम्नीकरण यानी कि निम्न होना, डाउन होना, डीग्रेड होना। तो लैंड डीग्रेडेशन के कारण क्या है? खनन, पृथ्वी में से खनिज निकालने के लिए खानें बनाई जाती है और इस वजह से क्या होता है, भूमि की गुणवत्ता कम होती है, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होती है और जो मृदा की ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है। अतिचारण, किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा जो पशुओं की चराई है उसके कारण भी जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है और मृदा अपरदन फिर आसान हो जाता है। पशुओं के खुरों के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है कमज़ोर होने के कारण हवा के साथ, पानी के साथ बह करके चली जाती है। अति सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई के कारण भी मिट्टी की लवणीयता बढ़ जाती है, उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ तत्व उसमें आवश्यकता से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो भूमि है अति सिंचाई के कारण भी कृषि के योग्य नहीं रहती। औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें हम मिट्टी में मिला देते हैं, खुली जगहों पर छोड़ दिया जाता है, इससे भी जो भूमि है वो प्रदूषित होती है। वनोन्मूलन, जंगलों को काट दिए जाने के कारण भी जो मिट्टी की पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है और मिट्टी का अपरदन फिर बारिश के कारण, बाढ़ के कारण और हवा के कारण बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे भूमि संरक्षण के उपाय, यानी कि ये जो भूमि का कटाव हो रहा है, अपरदन हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जाए। वनारोपण, वनों को अधिक से अधिक संख्या में लगाया जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। पशुचारण नियंत्रण, खुले क्षेत्रों में जो पशुओं को चराया जाता है उसे कम किया जाए। और रक्षक मेखला, खेतों के चारों ओर इस तरीके से वृक्ष लगाए जाएं ताकि जो वृक्षों के जड़ों के द्वारा मिट्टी पर पकड़ बनी रहे। खनन नियंत्रण, खनन कम किया जाए ताकि जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो कमज़ोर ना पड़े। औद्योगिक जल का परिष्करण, उद्योगों का जो अपशिष्ट खेतों में छोड़ा जा रहा है उसको रिफाइन करके, रिसाइकिल करके छोड़ा जाए ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम ना हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मृदा संसाधन के बारे में और अलग अलग मिट्टी के प्रकारों के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।